दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो आज बाजार में गिरावट का माहौल है। बीएसई सेंसेक्स में भी गिरावट है और निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है। उसके बावजूद भी रिलायंस पावर का शेयर अगर आप देखें तो इस समय पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बाजार की नरमी का असर यहाँ पर भी है, उतनी बड़ी तेजी बन नहीं पा रही है, लेकिन काफ़ी अच्छी खरीदारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि रिलायंस पावर को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। रिलायंस पावर को जो बैन लगा था यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से वो हट चुका है और नया टेंडर भी कंपनी को मिल गया है, जिससे एक माहौल पॉजिटिव बना है। तो आगे की क्या संभावना है, यहाँ पे जेफरीज की तरफ से पावर सेक्टर को लेकर कुछ उन्होंने अपनी तरफ से राय रखी है। क्या है वो राय, उसको समझने की कोशिश करेंगे और रिलायंस पावर में क्या है आगे की संभावना। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय लगभग 1:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 81,744 के स्तर पर है, जहाँ पे 388 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.47% डाउन है। बीएसई सेंसेक्स लगभग आधा परसेंट की गिरावट है। बाजार में नरमी और सुबह से ही दबाव का माहौल बना हुआ है। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी में भी लगभग उतनी ही गिरावट है। 36,985 के स्तर पे 208 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.56% डाउन है निफ्टी एनर्जी। और इसी वजह से रिलायंस पावर में जो तेज़ी है वो थोड़ी सी कम दिखाई देगी, क्योंकि माहौल बाजार का ठीक रही है। तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 47.70 पर। क्लोजिंग देख सकते हो कि 47.45 के आसपास थी फ्राइडे के दिन। इंट्राडे में 48.50 का हाई भी बना, तो काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन बाजार की नरमी की वजह से ये भी स्टॉक थोड़ा नीचे आया और इंट्राडे में 46.50 का लो बना, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई। लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई, जिसकी वजह से स्टॉक इस समय 47.97%, यानी लगभग 48 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा 1.10% की तेज़ी के साथ। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो पिछले 5 सालों में यह 1309% का ज़बरदस्त रिटर्न देने में कामयाब रहा है, बहुत ही बेहतर। पिछले 3 सालों में अगर देखें तो 254% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। 1 ईयर की बात करें तो उसने 103% का शानदार रिटर्न दिया है और पिछले 3 महीनों में यहाँ पे 54.30% की शानदार तेज़ी बनी है। पिछले 1 महीने में 33% स्टॉक दौड़ चुका है और वनडे के हिसाब से लगभग 1% के आसपास की तेज़ी है। ओवरऑल इसका प्रदर्शन देखें तो काफ़ी शानदार रहा है। जिस भी लेवल पर इस पर एंट्री की है उसको नुकसान कहीं नहीं हुआ है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेफरीज की तरफ से ये जो रिपोर्ट जारी की गई, इंडिया की जो पावर सेक्टर की डिमांड ग्रोथ काफ़ी बेहतर रह सकती है और रिन्यूएबल एनर्जी का इसमें काफ़ी बड़ा योगदान आने वाले समय देखने को मिलेगा। तो जो इंडिया की पावर डिमांड है वो इसमें काफ़ी शानदार रही है। नवंबर 2024 में इस महीने में 4% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, यानी लगातार पावर डिमांड बढ़ रही है। जबकि ये पूरा महीना ठंडी का है, उसके बावजूद भी अगर देखें पावर डिमांड बढ़ना ये बड़ी बात है कि इंडस्ट्रीज़ का साथ मिल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी कर रही है। और यहाँ पे देखो कि अगस्त और अक्टूबर महीने में 2.3% की डिक्लाइन थी, उसकी भरपाई हुई है और देख सकते हो कि नवंबर महीने में फिर से अच्छी खासी वृद्धि हुई है पावर कंजम्पशन में। फाइनेंशियल ईयर 2025 के 8 महीनों की अगर डिमांड ग्रोथ देखें तो वो जो प्रोजेक्ट की गई थी 7% की ग्रोथ, उससे स्लाइटली नीचे रह गई है, लेकिन आने वाले महीनों में डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि पावर जनरेशन जो 2024 में जो देखने को मिला उसमें ईयर ऑन बेसिस पे 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। इसका मतलब यह है कि पावर प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। नेशनल पीक डिमांड देखें तो 1% की इंक्रीज हुई, ईयर ऑन बेसिस पे 208 गीगावाट तक पहुंची है। थर्मल पावर प्लांट का लोड फैक्टर भी देखें तो ईयर ऑन बेसिस पे 66% की यहाँ पे शानदार ग्रोथ दिखा रहा है और हाइड्रो जनरेशन पावर में भी 30% की ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इस बार जो आरी कैपेसिटी है वो 20 गीगावाट यहाँ पे ऐड होती हुई दिखाई देगी, जबकि 2023 नवंबर में मात्र 4.3 गीगावाट के आसपास ही टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऐड हुई थी। तो सरकार की तरफ से काफ़ी बड़े जो टेंडर जारी किए जा रहे हैं उसका असर देखने को मिल रहा है। सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट ऑक्शन भी हो रहे हैं
और ऐसे में आने वाले समय में भी आप देख लो कि ये डिमांड और तेज़ी से बढ़ेगी और इस सेक्टर से संबंधित कंपनियों को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है, ये जेफरीज़ का कहना है। अब यहाँ पे जो एक प्रेडिक्शन किया गया कि इंडिया की जो नॉन फॉजिल कैपेसिटी है, यानी रिन्यूएबल की जो कैपेसिटी अगर आप देखें तो वो इंस्टॉल कैपेसिटी 43.7% से बढ़ते हुए 61% तक जा सकती है आने वाले 2030 तक, और 85% से 90% तक पहुंच सकती है 2047 तक। यानी आने वाले 2047 तक लगभग जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा वो आरई के माध्यम से होगा, यानी लगभग 90%। यानी कोल बेस्ड पावर प्लांट के धीरे धीरे जो है वो, और जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है वो बंद हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो अंदाज़ा लगाया गया 2030 तक भी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है, जो 50% का एक सरकार का यहाँ पे मापदंड रखा हुआ है, उन्होंने अपना टारगेट सेट किया, लेकिन ये 65% तक जा सकता है। तो कुल मिला के तेज़ी से आरई सेक्टर में वृद्धि हो रही है, और ऐसे में हम कह सकते हो कि आने वाले समय उम्मीद बेहतर है रिलायंस पोर्ट जैसी कंपनियों के लिए। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अब अनिल अंबानी की कंपनी जो है रिलायंस कैपिटल, वो उनके हाथ से जाएगी अभी, और इसका अधिग्रहण का पूरा मामला अब पूरा सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हो कि अगले महीने ये अधिग्रहण हो जाएगा। हिंदुजा ग्रुप ने अगले महीने डील पूरी करने की यहाँ पे ठान ली है। रिलायंस कैपिटल को लेकर हिंदुजा ग्रुप ने बड़ी तैयारी भी कर ली और काफ़ी बड़ी प्लानिंग की है। कंपनी बैंकिंग बीमा सेक्टर में बिजनेस 3 गुना करने की प्लानिंग करके चल रही है। तो अनिल अंबानी के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था, अनिल अंबानी की कंपनियाँ सब एक एक करके डूब रही है। रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण हिंदुजा ग्रुप ने किया है। तो करीब 9,861 करोड़ रुपए में हिंदुजा समूह की सब्सिडीज कंपनी ने रिलायंस का अधिग्रहण किया है। तो अनिल अंबानी की जो एक बड़ी मुसीबत है वो भी कम हो जाएगी धीरे धीरे करके। आप समझ सकते हो वो अपने सारे प्रॉब्लम की निपटारा कर रहे हैं। अब उनके पास सिर्फ रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर बचे और वो नई सब्सिडीज कंपनी का गठन भी कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो कि इन्होंने ग्लोबल सब्सिडीज बनाई है, रिलायंस इंटरप्राइजेस, जो भूटान में प्रोजेक्ट करेगी हाइड्रो के और सोलर प्रोजेक्ट। इंडिया में इन्होंने नई सब्सिडीज कंपनी बनाई जो एनर्जी स्टोरेज वगैरह पे काम करेगी। तो इस तरह से नया बिजनेस शुरू करने का, और यहाँ तक कि कंपनी अब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी फोकस करी है, उसके लिए भी तैयारी शुरू कर चुकी है। तो नए बिजनेस के सारे करने की शुरुआत कर दी है। तो जो आने वाला जो समय है रिलायंस पावर के लिए बेहतर हो सकता है। अब रिलायंस पावर की परफॉर्मेंस को अगर देखें दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में, पिछले एक साल में रिलायंस पावर ने 103% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि एनटीपीसी में इस दौरान 15% की तेजी बनी और अदानी पावर ने 1.31% का निगेटिव रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो रिलायंस पावर ने यहाँ पे 53% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान एनटीपीसी में 4% की गिरावट हुई है और अदानी पावर तो 28% गिरा है। तो बिल्कुल आप देखोगे बेहतर रिटर्न दिया रिलायंस पावर ने। अगर हम बात कर ले 3 मंथ की, तो रिलायंस पावर ने 54% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान एनटीपीसी में 14% की निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है और अदानी पावर में तो 20% का निगेटिव रिटर्न है। तो यहाँ पर भी रिलायंस पावर ने बाजी मार ली है। बात करें पिछले एक महीने की, तो रिलायंस पावर ने 33% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान एनटीपीसी में 5% की गिरावट है, अदानी पावर में 3% की गिरावट है। तो यहाँ पर भी शानदार रिटर्न है वो रिलायंस पावर का ही है। अगर हम बात करें पिछले एक सप्ताह की, तो रिलायंस पावर ने 8% की तेज़ी बताई है। इस दौरान एनटीपीसी में 4% की गिरावट हुई है और अदानी पावर में 0.77% की गिरावट है। ओवरऑल देखें तो अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इसने हमेशा शानदार प्रदर्शन ही किया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।